नमस्कार। बिहार के महासंग्राम में बिहार के अलग अलग जिलों की बात करने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं। बिहार के महासंग्राम में जिला जिला बिहार में, और बिहार में अगर बात करें तो 2 चरणों में पोलिंग हो चुकी है, 3 और चरणों में मतदान होना अभी बाकी है। पूरा बिहार चुनाव के रंग में रंग चुका है। आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए उठापटक लगातार जारी है। लेकिन इस सबके बीच हम आपके लिए लगातार बिहार के एक एक जिले की जो जमीनी हकीकत है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे 2 नए जिलों की। आज बात होगी सुपौल और अररिया जिले की। ये दोनों जिले कोसी की मार से सबसे ज्यादा तबाह रहे हैं। इन दोनों जिलों की राजनीतिक तस्वीर आपको दिखाएंगे और साथ ही वहां की जनता क्या कहती है, जनता के क्या मुद्दे हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। और सुपौल और अररिया पे बातचीत हम जब करेंगे तो सुपौल में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत ठाकुर हमारे साथ सुपौल से जुड़ रहे हैं और हमारे संवाददाता अनुज यादव हमें जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे अररिया की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। और इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं हमारे साथ उमेश जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आने के लिए। तो आज हम अररिया और सुपौल की बात करेंगे। पहले बात करते हैं सीमांचल के जिले सुपौल की, जो नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ये ज़िला जो है वो लगता हुआ ज़िला है। और यहाँ का जायज़ा जब हमारे रिपोर्टर ने लिया तो वहाँ से क्या कुछ निकल कर आया। और कोसी नदी भी इस ज़िले से गुजरती है और जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्यों ऐसा है और क्या कुछ वहाँ की ज़मीनी हकीकत है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुपौल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता हुआ बिहार का जिला है। यह सहरसा का हिस्सा था। 1991 में इसे जिला बनाया गया। यह जिला वैदिक काल के बाद से मिथिलांचल का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। जिले की ऐतिहासिकता और पुरातत्व की कई चीजों को कोसी के बार बार धारा बदलने से काफी नुकसान हुआ है। मौजूदा साक्ष्य के मुताबिक यह कभी वैशाली गणराज्य का हिस्सा था। लिच्छवियों का यहाँ शासन था। इसके बाद मगध साम्राज्य ने अपनी जड़ें जमाई। जिले की भौगोलिक स्थिति में नदियों की भरमार है। हिमालय की तराई में होने की वजह से धान की अच्छी खेती होती है, लेकिन बाढ़ एक परेशानी है। आर्थिक पिछड़ेपन के बावजूद सुपौल राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील जिला रहा है। राजनीतिक रूप से जिले पर समाजवादियों का काफी गहरा प्रभाव रहा है। आचार्य कृपलानी और बीपी मंडल सरी के लोगों ने जिले का प्रतिनिधित्व किया है। बिहार के विकास पुरुष ललित बाबू की जन्मस्थली भी सुपौल है। जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। सुपौल विधानसभा सीट पर बीते 15 साल से जदयू का कब्जा है। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव बीते 25 साल से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। छातापुर इस जिले का सबसे पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। विकास का भरोसा यहाँ का मुख्य चुनावी मुद्दा रहा है। सड़क और रेल यातायात की समस्या, कोसी पुनर्वास का काम जिले के कुछ मुद्दे हैं। 5 नवंबर को जिले में विधानसभा के लिए मतदान होगा। तो सुपौल की आपने रिपोर्ट देखी और अगर राजनीतिक आंकड़ों के नजरिए से और राजनीतिक आंकड़ों के चश्मे से अगर देखें तो सुपौल की तस्वीर क्या है वो हम देखते हैं। क्या कहते हैं दरअसल आंकड़े। अब आंकड़े एक एक करके आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आएंगे और वहां की राजनीतिक तस्वीर जो है सुपौल की वो आपको दिखाई देगी। इन आंकड़ों में कुल मिला के देखिए, ये आपके सामने आंकड़े आ रहे हैं। वहां पर जो मतदाता हैं उनकी संख्या, पुरुष मतदाता 6,53,000 है। महिला मतदाताओं की संख्या 5,98,000 है। ये पुरुष और महिला के जो वोटर हैं, जो उनके बीच का अंतर है। और 5 विधानसभा सीटें हैं सुपौल में, जिनमें से एक निर्मली, दूसरी पिपरा। ये पिपरा विधानसभा सीट। सुपौल, जो सुपौल की सीट है त्रिवेणीगंज, जो सुरक्षित है अनुसूचित जाति की, और छातापुर। तो कुल मिलाकर 5 सीटें हैं सुपौल जिले में। अगर विधानसभा चुनाव में देखें 2010 में तो 5 की 5 सीटें जेडीयू के खाते में गई थी। तो उस वक्त गठबंधन था जेडीयू और बीजेपी के बीच। तो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन ने एक तरह से सफाया किया था सुपौल में। 5 की 5 सीटें जेडीयू का एक तरह से गढ़ रहा है। और लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में ये गढ़ जेडीयू का थोड़ा सा टूटा जब भाजपा और जेडीयू अलग अलग हुए। 2 सीटों पर जेडीयू ने बढ़त बनाई 2 सीटों पर, लेकिन कांग्रेस ने यहां बढ़त बनाई थी लोकसभा चुनाव में। और 1 सीट पर
भाजपा ने बढ़त बनाई थी लोकसभा चुनाव में। तो ये सुपौल कह सकते हैं कि इस मायने में बड़ा दिलचस्प है कि वहां पर 2 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी 2014 में, जबकि पूरे राज्य में कहें तो कुल मिलाकर उस वक्त नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी। सीधे चलते हैं इस वक्त मंजीत के पास और जानते हैं वहां सुपौल की राजनीतिक तस्वीर। मंजीत, 2014 से लेकर अब तक और 2010 से लेकर अब तक भी बात करें, 2010 से लेकर 2014 में जो एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है इन आंकड़ों में, और 2014 से लेकर अब जो दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से जो राजनीतिक समीकरण है, ये इलाका बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील है राजनीतिक हिसाब से कहा जाए। और जो ये इलाका है वो असली अग्नि परीक्षा होगी, खास करके अगर कोसी कहा जाए तो ये एक कहावत है इस इलाके में कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। तो ये इलाका वही इलाका है जिसके जातिगत समीकरणों पर भी लोगों की नज़र रहेगी और शायद उम्मीदवारों का चयन भी उसी आधार पर सभी पार्टियों ने किया है। और एक ऐसा वोट बैंक है यादवों का जिस पर सबकी नज़र है। शरद यादव एक तरफ, पप्पू यादव एक तरफ, और बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो यादवों के एक नेताओं का वर्ग आकर्षित हुआ है। तो ये एक इस बार का जो चुनाव है निश्चित रूप से ये साबित करेगा कि आखिरकार इस इलाके में जो समस्याएं हैं, जो विकास का मुद्दा है, उसको किस हद तक इन नेताओं ने पूरा करने का वायदा किया है। जैसा कि रिपोर्ट्स में कहा गया था, आपने सुना अशोक, इस इलाके में रेल की जो समस्या है, जो रेल लाइन जोड़ने की जो बात है, वो सबसे बड़ी समस्या है। सहरसा तक रेलवे लाइन है, लेकिन यहाँ सुपौल तक आने के लिए 2.5 घंटे लगते हैं। 28 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए जो छोटी लाइन है वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने भी कहा कि कोसी की बाढ़ के जो पीड़ित लोग हैं, नम भूमि है इस इलाके में, वेटलैंड्स ज़्यादा हैं, कालाजार और मलेरिया की शिकायत होती है लोगों को बहुत ज़्यादा उस दिशा में। शिक्षा की जो स्थिति है वो गंभीर है। एकमात्र जो है कॉलेज है यहाँ पर, और लोगों का बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से पलायन होता है। जो अगर आप सहरसा स्टेशन पर चले जाएं तो आप देखेंगे कि जो ट्रेनें हैं, लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है। पंजाब की तरफ, गुजरात की तरफ से यहाँ से बड़ी संख्या में पलायन होता है। तो रोज़गार नहीं है। जो कटिहार की जूट मिल है वो बंद हो चुकी है। इस इलाके में जितने उद्योग धंधे थे वो ठप पड़े हुए हैं। तो विकास का मुद्दा सर चढ़कर बोल रहा है और मतदाता भी उसी तरफ आकर्षित है कि आखिरकार जो विकास का वायदा करेगा उसकी तरफ उनका झुकाव ऐसा लग रहा है कि दिखेगा। जी अशोक। हाँ, विकास का वादा तो खैर सभी करते हैं चुनाव में, लेकिन बड़ी बात है आप कह रहे हैं कि लगातार वहां पर जो है जातिगत समीकरण वो है, टिकट उस तरह से बटी है। तो इंटरेस्टिंग ये है कि जाति या फिर विकास। उमेश जी, दरअसल किसी भी राज्य के विकास को हम 3 पैरामीटर पर आंकते हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर। इन तीनों पैरामीटर्स पर ये इलाका पिछड़ा हुआ है जी। अब आपने देखा कि 21वीं शताब्दी के 15 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर लाइन नहीं है। संवाददाता ने बताया कि 28 किलोमीटर कवर करने के लिए 2.5 घंटे लोगों को लगते हैं। जबकि दिलचस्प बात है कि बिहार के इतने रेल मंत्री रहे हैं और बिहार के बारे में कहा जाता है कि हर जगह वहाँ रेल पहुंच गई, कनेक्टिविटी, लेकिन उस इलाके में नहीं है। इसके अलावा बाढ़ से तबाही कई वर्षों से हो रही है, लगातार बाढ़ आती है, लोग परेशान है उससे। करोड़ों रुपए का जान माल का नुकसान होता है। उसको रोकने के लिए अभी तक कोई कारगर उपाय नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? इसका मतलब यह है कि कोई विजन नहीं है वहां के नेताओं के पास। जब आपको मालूम है कि बाढ़ आ रही है, जरा सी भी बारिश तेज होती है तो वहां बाढ़ आ जाती है जी। उसके लिए उपाय किए जा सकते थे और किए जा सकते हैं, लेकिन किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा एजुकेशन का स्तर भी कोई बहुत अच्छा नहीं उस इलाके में। कह रहे हैं कि कॉलेजेस वगैरह वहाँ एक पर कॉलेज है बिल्कुल। तो जहां पर एजुकेशन नहीं है, नरेंद्र मोदी लगातार एक ही बात पर जोर देते हैं प्रधानमंत्री, कि एजुकेशन का स्तर बढ़ाइए। अगर एजुकेशन आपके पास अच्छी है तो लोगों को रोजगार भी अच्छा मिलेगा। जो रोजगार मिलेगा तो लोगों के संसाधन बढ़ेंगे, उनमें संपन्नता आएगी जी। जब गरीबी आदमी के पास होती है, आप देखिए रोजी रोटी के लिए लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं, अपने घर बार छोड़ देते हैं। इस इलाके का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उपेक्षित रहा है, जबकि इस इलाके ने बड़े बड़े नेता दिए हैं। हाँ, बिहार के विकास पुरुष वहां से, लेकिन उस वक्त ये हालत है, वहां विकास की ये हालत है। हाँ, बिल्कुल। तो इससे ये लगता है कि वहां पर लोगों ने ये मान लिया है कि हम कुछ भी करें, जनता हमें जिता देगी। लेकिन अब जनता को समझ में आ गया है कि जो विकास करेगा वही वोट पाएगा।
तो विकास वर्सेस जंगल राज का जो अभी नारा चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है कि विकास कहाँ है। बिल्कुल यही बड़ी बात है कि विकास वर्सेस जो जाति की बात हम लगातार कर रहे हैं, वो जो मुद्दा चल रहा है, और जनता को विकास चाहिए लेकिन नेता कहीं ना कहीं उनको उलझा देते हैं दूसरे मुद्दों में। पर जनता जो है दरअसल उसके मुद्दे क्या है, वो क्या सोचती है, वो सुन लेते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे बड़ी समस्या बगल में स्टेशन है, जहां हम लोग सभी आप लोग खड़े हैं। स्टेशन परिसर है, आज तक बड़ी रेल लाइन नहीं बन पाई। सुपौल में मुद्दा माने रोजगार मुखी शिक्षा लागू की जाए। रोजगार नहीं थे, नहीं स्कूल के छे, या सब समस्या है। गरीबी के बहुत जरूरी है, गरीबी बहुत है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा यह सब यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा है। यहाँ कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिससे यहाँ काम मिले। आप सुपौल स्टेशन में देखिए कि हर रोज जो है 500 आदमी हर रोज जाते हैं विदेश, यानी अदर स्टेट कमाने के लिए। क्या यहीं रोजगार रहता तो क्या यहाँ का आदमी या 25 साल के दरमियान यहाँ रोजगार नहीं करता? जो गरीब आते हैं, चाहे पेट में दर्द है, चाहे बुखार है, चाहे माने टीबी है, बाजार में सर दवाई लिखता है, दवाई नहीं सरकार भेजता है। शिक्षा में तो पूरी तरह सुधार की जरूरत है। जैसे यहाँ पे अभी देख लीजिए, अगर यदि हायर सेकेंडरी में जाइए, सिर्फ एक कॉलेज है, बीएसएस कॉलेज, सिर्फ एक कॉलेज महिलाओं के लिए, तो वो भी नहीं है। और उससे ऊपर जाने का तो बात ही नहीं है। आप सहरसा जाइए या आप मधेपुरा जाके कीजिए, हायर सेकेंडरी के बाद कुछ नहीं है। सुपौल की जो कॉलेज स्कूल्स हैं उसमें पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं होती है, और जब स्टूडेंट जाता भी है तो टीचर एक क्लास करके निकाल दिया जाता है एक क्लास से, बोलता है अब टीचर है ही नहीं और प्रोफेसर है ही नहीं। बड़ी दिलचस्प तस्वीर हमने देखी। जो यंग है, युवा है, वो कह रहे हैं कि शिक्षा नहीं है, और जो अधेड़ हैं वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। अब अधेड़ हो चुके हैं। मैं एक मंजीत आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक हमने अधेड़ व्यक्ति की जो बाइट सुनी, वो कह रहे थे कि रोजगार नहीं है। जाहिर तौर पर उनकी पूरी जिंदगी निकल गई होगी उस इलाके में और देखा होगा कोई रोजगार नहीं है, जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। क्या जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, क्या उसको लग रहा है कि बिहार बदलेगा और वो बदल सकता है बिहार को? देखिए अशोक, जो आपने कही कि नए युवा पीढ़ी की बात, तो उनकी बात आपने सुनी। स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, और अगर स्कूल है भी तो पढ़ाई उस लेवल की, उस स्तर की नहीं होती है कि जो आजकल तो युवा जो है वो स्मार्टफोन के ज़रिए जुड़ चुका है सोशल मीडिया से सारी दुनिया में। उनको पता है कि सारी दुनिया में क्या बदलाव हो रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं हो रहा। अगर पुरानी पीढ़ी की बात की जाए अशोक, मैं रेलवे स्टेशन पर एक ऐसे बुजुर्ग से मिला जो रिक्शा चलाते थे, लेकिन वो इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल लिए हुए थे। उनको रोज़गार नहीं मिला, उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उन्होंने अपने बच्चों को हालांकि बना दिया अपनी मेहनत से, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई बिना किसी रोज़गार के। तो ये रोज़गार की स्थिति है। जो अगल बगल इंडस्ट्री था, जो उद्योग थे यहाँ पर, जो कटियार में जूट मिल थी, जैसा मैंने बताया, सब बंद हो चुके हैं। अस्पतालों की हालत ख़राब है। जैसा एक बुजुर्ग कह रहे थे कि ज़्यादातर दवाइयाँ उन्हें बाजार से लेनी पड़ती थी। तो ये ऐसी स्थितियां हैं जिनको शायद विकास के दायरे से बाहर रखा जाता है। सड़कें अच्छी हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि सड़कें अच्छी हैं इस इलाके में, लेकिन जो बाकी चीज़ें विकास के साथ साथ आनी चाहिए, अच्छी सेहत का वादा होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, ताकि आगे भविष्य के लिए बन सके, वो नदारद है, वो उसको बदलाव की ज़रूरत है एक। और शायद इस बार मतदाता इसी बात को लेकर के वोट भी करेगा। जी जी, ये महत्वपूर्ण होगा। अगर लोग जो है विकास के मुद्दे को तरजीह देंगे तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा बदलाव होगा, बेहतर बदलाव होगा। बहरहाल सुपौल की हमने बात की, हमारे संवाददाता मंजीत ठाकुर हमें बता रहे थे। और सुपौल से हम आगे बढ़ते हैं, अररिया की अगर हम बात करें तो अररिया ज़िले की हम ज़रूर बात करेंगे और अररिया के बारे में आपको बताएंगे कि अररिया की तस्वीर क्या है। अररिया में भी मतदान 5वें चरण में होगा, और अगर ज़िले की स्थिति को क्या है, उसकी ग्राउंड स्थिति क्या है, वो देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। अररिया 10 जनवरी 1990 में जिला बना। जिला बनने से पहले अररिया पूर्णिया में ही शामिल था। जिले के इतिहास में अंग साम्राज्य का जिक्र मिलता है। ईसा से 6 शताब्दी पहले तक यहाँ अंग साम्राज्य था। इसके बाद मगध के राजा बिंबिसार ने यहाँ अपना शासन जमा लिया। गुप्त गौड़ और पाल सेन के बाद यह इलाका बख्तियार खिलजी के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इसके बाद बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला के अधिकार क्षेत्र में यह इलाका रहा। 1717 में
यहाँ अंग्रेजों का इस क्षेत्र पर अधिकार हुआ। इस इलाके में स्वाधीनता संग्राम के लिए लोगों ने आंदोलन भी किए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी ने यहाँ के लोगों का मार्गदर्शन भी किया। अररिया की सीमा नेपाल से लगती है। खेती लोगों की आजीविका का आधार है। राजनीतिक रूप से यह कांग्रेस से होते हुए समाजवादियों के गढ़ के रूप में जाना जाता है। सीमांचल में आने वाले इस जिले में पिछले कुछ चुनाव में भाजपा ने भी पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। जिले की 4 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। अररिया की कुल 6 सीटों पर इस बार समीकरण बदल चुके हैं। जदयू, राजद और कांग्रेस एक साथ हैं, तो वहीं राजग अपने दलों के साथ मैदान में है। सीटों के बंटवारे से नाराज दोनों खेमों में बागियों की संख्या भी काफी है। महागठबंधन और राजग दोनों ही अपने अपने खेमों को बचाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। वहीं इस इलाके में पप्पू यादव और सपा और ओवैसी की पार्टी भी रणक्षेत्र में दाव पेच लड़ा रही हैं। इस चुनावी दंगल का खात्मा 5 नवंबर को होगा, जब जनता अंतिम और 5वें चरण में जनादेश के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचेगी। तो अररिया की आपने तस्वीर देखी और राजनीतिक आंकड़े अररिया के क्या कहते हैं उस पर भी जरा नजर डाल लेते हैं कि आंकड़ों के हिसाब से अररिया की तस्वीर क्या है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आंकड़े आएंगे वो अररिया की तस्वीर आपको बताएंगे। और देखिए, कुल मतदाता 15,88,000, पुरुष मतदाता 8,43,000, महिला मतदाताओं की संख्या 7,44,722। तो ये आंकड़े हैं करीब करीब वहां के अररिया के। 6 विधानसभा सीटें हैं अररिया में। नंबर 1 नरपतगंज, 2 रानीगंज सुरक्षित है। फारबिसगंज ये तीसरी सीट है। अररिया चौथी सीट है 6 में से। जोकीहाट ये 5वीं सीट है और सिकटी ये है 6ठी सीट अररिया की। अररिया जिले की ये स्थिति है। और चुनावी हिसाब से देखें तो 2010 में 4 सीटें भाजपा को मिली थी, 1 सीट गई थी नीतीश यानी जेडीयू के गठबंधन में, दोनों का गठबंधन था। 5 सीटें मिली थी, 1 सीट रामविलास पासवान जो तब उस गठबंधन का हिस्सा नहीं थे 2010 में अगर हम बात करें। और अगर 2010 के बाद 2014 में आ जाते हैं तो तस्वीर किस तरह से है। आरजेडी ने यहां पर 2014 में बढ़त बनाई थी, 1 सीट पर भाजपा आगे थी, 1 सीट पर जेडीयू आगे थी। तो इस बार आरजेडी और जेडीयू का कॉम्बिनेशन है जो कि कुल मिलाकर 2014 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर आगे था। तो ये एक बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि दरअसल अब वहां की तस्वीर किस तरह से होती है। हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे चलते हैं अनुज यादव के पास। अनुज, अगर अररिया की बात करें, सबसे पिछड़े जिलों में से, बिहार के जिलों में से एक आता है और 1990 में जिला बना, लेकिन अभी भी जो तस्वीर है वो ये बताती है कि 90% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। 95% गांव जो है वहां बिजली नहीं पहुंची है। तो क्या सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए जिला बना दिया गया और काम कुछ नहीं हुआ वहां? देखिए, निश्चित तौर पर 25 साल का समय हो चुका है इसको ज़िला बने हुए। अररिया को लोगों की हमेशा मांग रहती है कि ज़िला बनेगा तो उनके क्षेत्र का विकास होगा, नई नई योजनाएं, परियोजनाएं आएंगी। लेकिन 25 साल में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया था। अररिया पूर्णिया के अंदर एक उपमंडल हुआ करता था और आज की स्थिति हम करें तो सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर जो शहर, जिसे हम टाउन कहेंगे अररिया, वो खत्म हो जाता है, मुख्यालय खत्म हो जाता है। 97% लोग आज भी ग्रामीण इलाके में ही रहते हैं। और एक सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर 717 गांव में से 516 गांवों में आज तक भी बिजली नहीं पहुंची है। बिना बिजली के जो है लोग अपना जीवन यापन इस इलाके में कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिला बनाने का जो मकसद था वो तो किसी भी तरीके से पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। अशोक, यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 में से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज थी, 1 पे एलजेपी और 1 पर यहाँ पर जेडीयू काबिज थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी 4 की 4 विधानसभा सीटों पर अपने जो निवर्तमान विधायक थे उनको बदला है। जेडीयू की बात करें या महागठबंधन की बात करें, उन्होंने भी बदला है। उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण जो देखने को मिलता है वो यही है अशोक कि कहीं ना कहीं अब परंपरागत राजनीति जिस तरीके से होती थी, जनता 2-2, 3-3 बार विधायक चुनकर अपने इलाके से भेज रही है, वही चेहरे आज फिर सामने खड़े हुए हैं, लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को मजबूर होना पड़ा है एक तरीके से नए युवाओं को जगह देने के लिए, नए चेहरों को जगह देने के लिए, ताकि बार बार उन्हीं चेहरों को देखकर कहीं जनता का गुस्सा फूट ना पड़े। एक ये राजनीति में बदलाव जरूर देखने को पड़ा है और कहीं ना कहीं ये सिर्फ जनता की वजह से
से ही हुआ है। लेकिन अनुज, चेहरे तो बदले, लेकिन दल बदल भी हुआ। दल बदले और चेहरे बदले, यानी कि दूसरे पार्टी के लोगों को टिकट दे दिया गया, इसलिए वहां पे बगावत भी बढ़ी है। ये भी एक बड़ा दिलचस्प फैक्टर है, उस पर आपसे बात करेंगे। लेकिन उमेश जी, ये ऐसे इलाके है, पिछड़ा इलाका, और 25 साल हुए आपको ने जिला बना दिया, तस्वीर नहीं बदली। क्या सिर्फ राजनीति के लिए जिले बना दिए जाते हैं? अररिया की अगर बात करो तो ऐसा ही लग रहा है। बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि वहाँ राजनीति जितनी जोर शोर से होती है, विकास उसका 1% भी नहीं होता। बिहार में सब कुछ है, सिर्फ विकास नहीं है। बड़बोलापन इतना ज़्यादा है, हर बार जनता को लुभावने वायदे किए जाते हैं, लेकिन जनता ठगी महसूस करती है। एक भी वायदा अगर उनका पूरा हो जाए तो जनता बहुत खुश होती है, लेकिन यहाँ बिजली नहीं है, अस्पताल नहीं है, इसके अलावा एजुकेशन का स्तर आपने देखा ही है, रोजगार बिल्कुल नहीं है। और बीमारी की हालत ये है कि जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा, जहाँ पर बरसात ज़्यादा होगी, वहाँ बीमारी ज़्यादा होगी, लेकिन अस्पताल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। तो हर तरफ से लोग घिरे हुए हैं, लोगों की दयनीय हालत है, विकास के नाम पर जीरो है। जनता चाहती है विकास, बहुत हो गया, राजनीति से लोग ऊब चुके हैं, झूठे वायदों से लोग ऊब चुके हैं। जनता चाहती है कि हमें कोई ऐसा नेता मिले जो वायदे करके उसे पूरा करे। तो सचमुच जो है विकास पुरुष जो होगा वो अब यहाँ पर स्थायी तौर पर टिकेगा। लेकिन कैसे देखते हैं कि अगर मैं पिछले इसलिए जनता अब बदलाव चाहती है। एक ऐसा वर्ग है बिहार में जो चाहती है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी पार्टी सत्ता में आए जिसको अभी तक हम पूरी तरह से मौका नहीं हमने दिया है। तो वो बदलाव के नाम पर उनको मौका देना चाहती है कि उनको भी परख लें। सभी लोगों को परख चुके हैं, तो एक नया टेस्ट, एक नया वो किया जाए, एक नया किया जाए। लेकिन जो हमने आंकड़े देखे जो 2014 में, जबकि हम कह सकते हैं कि केंद्र में भाजपा की और नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी, उस वक्त भी वहां पर जेडीयू और आरजेडी गठबंधन जो है वो बढ़त बनाए हुए थे। ये कैसे, इस तस्वीर को कैसे देखेंगे? लोकसभा के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं और विधानसभा के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हरियाणा में 2009 में कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी लोकसभा में, और 60 विधानसभा सेगमेंट्स पर उनको बढ़त थी। तो 60 विधानसभा सीटों पर उनको जीतना चाहिए था, लेकिन उस वक्त उनको मुश्किल से 40 सीट मिली। इसका मतलब यह कि विधानसभा के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। जी। यहाँ नरपतगंज, इसके अलावा फॉरबिसगंज, रानीगंज, ये 3 सीट ऐसी हैं जिन पर बीजेपी का लगातार दबदबा रहा है, मजबूत स्थिति रही है। इसके अलावा अररिया, जिसमें बीजेपी का कड़ा मुकाबला किससे था? एलजेपी से था, जिसमें एलजेपी जीत गई थी। अब एलजेपी और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, यानी नंबर 1 और नंबर 2 दोनों एक साथ हैं। तो इसका मतलब चौथी सीट भी उनके पाले में जा सकती है। यानी कि समीकरण जो है वो अलग होंगे, 2014 से बिल्कुल अलग होंगे। ये उमेश जी कह रहे हैं। बहरहाल जनता क्या चाहती है, जनता के मुद्दे क्या है, वो भी हम जरा सुन लेते हैं। तकरीबन कई साल हो गए, लेकिन अररिया में जो हॉस्पिटल या अस्पताल का मसला है, ये बिल्डिंग तो बन के खड़ी हो गई नीतीश कुमार की सरकार में, लेकिन यहाँ जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं एक भी नहीं है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुआ है कुछ भी, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, वो नहीं है। उसके अलावा जो है कि रोज़गार के मामले में कुछ इंडस्ट्री वगैरह होना चाहिए, तो उस क्षेत्र में भी कोई वैसा यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। यातायात का सुविधा नहीं है, सड़क जो है टूटा फूटा है, उसको देखने वाला नहीं है, और ट्रैफिक का सबसे बड़ा समस्या है यहाँ। अररिया जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, और एग्रीकल्चर को भी यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया शुरू से। चूँकि ये इलाका बाढ़ पीड़ित इलाका है, मेन किसान का प्रॉब्लम है, किसान को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता देने की ज़रूरत है। आज मतलब 15 साल 20 साल हो गए, लेकिन आज तक रोड नहीं बनी। समझे ना, कितने एमएलए आए, एमपी आए, कोई भी आए, लेकिन नहीं बन सका। ये पिछड़ा जिला हमेशा से रहा है, एजुकेशन के मामले में तो निहायत पिछड़ा है। जो सड़कें बनी हैं उन सड़कों का रखरखाव नहीं ठीक से हो रहा है, खास करके जो गांव की सड़कें हैं उन सड़कों को तो बिल्कुल ही उनका मेंटेनेंस में कमी है।
हम लोग घर से निकलते हैं तो हम लोग मतलब माता पिता को चिंता लगा रहता है कि हमारी बेटी कैसे जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन सरकार को हमारी सुरक्षा देना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे खराब हालत बिजली का है। बिजली के चलते यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ कोई उद्योग नहीं है। शिक्षा खास करके हमारे यहाँ तो शिक्षा की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। आज़ादी के बाद से ही अररिया काफ़ी उपेक्षित रहा है। यहाँ के युवा पढ़ाई के लिए या रोज़गार के लिए आज भी भटक रहे हैं। शिक्षित युवा बेरोज़गार हैं, वो सड़कों पे घूम रहे हैं इधर उधर। देखिए, यहाँ उद्योग के नाम पर तो अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कहने के लिए बहुत कुछ हो रहा है, हाँ ये हो गया वो हो गया, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि अभी तक कोई ऐसा उद्योग धंधा नहीं हुआ है। ये तो जनता की बात थी, हमने सुना जनता के मुद्दे थे। एक बार फिर चलते हैं अनुज के पास। अनुज, बहुत संक्षेप में, जाहिर तौर पर वहाँ सब जो रिपोर्ट आ रही है और जो लोग कह रहे हैं सबसे पिछड़े जिलों में से एक है, बहुत समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ऐसे इलाकों में, अररिया जैसे इलाकों में सामाजिक समीकरण और मजहबी जो है आधार पर गोलबंद करने की कोशिश होती है वोटरों को। क्या वो इस बार भी चल रहा है वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल ये इसी का शिकार आज तक यहाँ का मतदाता होता आया है। अगर मैं अररिया ज़िले की बात करूँ, यहाँ जातीय समीकरण हमेशा राजनीतिक दलों की तरफ से बनाए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने कई दशकों तक आज़ादी के बाद भी आज भी अगर उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, हर ज़िले की अपनी खासियत होती है और बिहार के अंदर देखा जाए कहीं केले की पैदावार है, किसी ज़िले को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। अररिया को खेती बाड़ी के रूप में देखा जाए तो काफ़ी उपजाऊ ज़मीन यहाँ पर है। यहाँ पर खत्ता, यहाँ पर अगर हम बात करें मक्का और जूट की काफ़ी फसल यहाँ पर होती है, लेकिन राजनीतिक उपेक्षा इस इलाके में इतनी रही है कि किसान को तो छोड़ दीजिए, एक आम आदमी अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों की बात करे उसमें भी वो काफी पिछड़ा हुआ है। बिहार चलते हैं, पटना चलते हैं, जहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, भाजपा के वरिष्ठ नेता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और नवीन जी जब विधायक होते थे उन दिनों बिहार में जंगल राज था, और सन 2005 में जब हम जंगल राज को उखाड़ फेंकने की योजना बनाते थे तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक विधायक ऐसा जो पूरी विधानसभा के अंदर बिहार की जनता की आवाज बन जाता था, बिहार के एक एक तथ्य के बारे में सब जानकारियां उनको उंगली पर होती थी और हम लोगों को भी जानकारी देने में सबसे आगे थे, वो स्वर्गीय नवीन जी थे। उनके न रहने के बाद नितिन जी ने बागडोर संभाली, 2 बार इस क्षेत्र से विधायक रहे और यकीनन तीसरी बार बनने वाले हैं। केवल विधायक नहीं रहे, पार्टी के संगठन का भी देश भर में काम संभालते रहे, युवा मोर्चा का। कई वर्षों से हमारी नौजवानों की जो शाखा है पूरे देश में उसके महामंत्री हैं और आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी की अगली पीढ़ी के प्रमुख नेताओं में से एक होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चुनाव ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है कि हम लोगों के साथ बिहार में बहुत बड़ा न्याय और धोखा हुआ। कई राज्यों में हमारी अपनी ताकत कितनी है, कई बार इसकी कल्पना हमें स्वयं भी नहीं थी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ताकत का शोषण करके दूसरे लोग कई बार राज करते थे।
हरियाणा में हम गठबंधन की राजनीति करते थे तो 90 में से हमें 29 सीट मिलती थी, लड़ने को 29 सीट मिलती थी। श्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व संभालने के बाद जो हमारे देश के कार्यकर्ताओं में एक नया विश्वास था, हमने फैसला कर लिया कि हम 90 लड़ेंगे। बहरहाल आज जिला बिहार में हमने बात की अररिया और सुपौल की। अररिया से हमारे संवाददाता अनुज यादव जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका। और सुपौल से हमारे संवाददाता मंजीत ठाकुर जुड़े थे, मंजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में हमारे साथ उमेश जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिला बिहार में आज बस इतना ही। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, 2 नए जिलों की कहानी हम लेकर आएंगे कल शाम 7:30 बजे टीडी न्यूज़ पर। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।